हेलो एंड वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम लोग चालू करेंगे चैप्टर 2, उसका पार्ट 1 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। हर एक एक्टिविटी के साथ हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं, सब चीज़ पढ़ लिए हैं और उनके एक्सरसाइज के सोल्यूशन की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी डाल दूंगी या फिर मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ गो सबसे पहले चैप्टर 1 पढ़ो और उसके बाद फिर चैप्टर 2 पे आना। तो आज का हमारा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम लोग उनको किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों को बोलेगा व्हाट ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। जितने भी एसिड है उनमें कॉमन क्या है, जितने भी बेसिस है उनमें कॉमन क्या है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस सोल्यूशन, एसिड और बेस का जो सोल्यूशन बनता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है, इस चैप्टर में सॉल्ट का क्या काम है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे लेक्चर में देखते रहेंगे। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वो होता है जो किसी चीज को इंडिकेट करे, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग किस बारे में पढ़ रहे हैं, एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंडिकेटर क्या इंडिकेट करेगा, इस चैप्टर में इंडिकेटर्स, उन इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे एसिड और बेसिस को इंडिकेट करने में हमारी हेल्प करे, हमें बताए इंडिकेटर का यूज करें हम लोग और उसके यूज से हमें पता चले कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा एसिड है कि बेस है। अब आप लोगों को एक बात बताओ, आप लोगों को पता होगा शायद कि हमारा जो एसिड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है। मेरे को बताओ एसिड का टेस्ट कैसा होता है। लेमन, लेमन खाया, लेमन, नींबू, नींबू का कैसा टेस्ट होता है, बस वैसा ही एसिड का टेस्ट होता है। क्यों, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि लेमन में जो जूस होता है लेमन का वो एसिडिक नेचर का होता है। डरना मत, एसिडिक नेचर मतलब ठीक है खा सकते हो, पर मैं बता रही हूँ कि वो एक एसिडिक नेचर का होता है। फिर आता है अपना बेस। बेस का टेस्ट क्या होता है? बेस का टेस्ट होता है बिटर, कड़वा होता है बेस, है ना। बेस हो गया, एसिड हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोग के घर में आप लोग सुने होंगे कि कोई बड़ा बड़ा कोई आप लोगों को बोल रहा है या किसी को बोल रहा है कि यार आज तो बहुत ज्यादा खा लिया, एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी से आप लोगों को क्या समझ में आता है कि एसिडिटी हो गई मतलब क्या हो गया? बेसिकली अगर एक जनरल नॉलेज, एक जनरल कोई भी बंदा बोले तो यही समझेगा कि एसिडिटी मतलब एसिड ज़्यादा हो गया होगा या एसिड से रिलेटेड समथिंग कुछ है। आप लोगों को अगर इसकी रेमेडी देना है, होम रेमेडी अगर देना है विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन, तो आप लोग क्या दोगे? आप लोग लेमन दोगे या फिर आप लोग विनेगर दोगे? विनेगर जानते हो ना, विनेगर आता है, विनेगर दोगे या फिर आप लोग बेकिंग सोडा दोगे? आप लोगों के हिसाब से क्या देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली लेमन नहीं देंगे क्योंकि लेमन एसिडिक नेचर का होता है। विनेगर नहीं देंगे क्योंकि विनेगर भी एसिडिक नेचर का होता है। बेसिकली हम लोगों को देना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा देंगे जो कि बेसिक नेचर का होता है। तो हम लोगों को इस थ्योरी के बारे में तो पता ही है कि एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो नलिफाई हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अगर किसी को एसिडिटी होगी तो ऑब्वियसली हम उसको बेस देंगे ताकि उनकी जो एसिडिटी है वो थोड़ी कम हो जाए, है ना। अब हम लोग जान लेते हैं एक बेसिक सी चीज के बारे में जो कि है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर दो टाइप का होता है, एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। ये किस काम में आता है? ये एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर है, क्या इंडिकेट करता है? वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक या फिर बेसिक। कैसे इंडिकेट करता है? ये करता है कलर चेंज। कलर चेंज किसका करता है? लिटमस पेपर एक स्ट्रिप होती है, जैसे कि ये है, ये लिटमस पेपर है, ये एक ब्लू स्ट्रिप होती है, एक रेड स्ट्रिप होती है, ठीक है। कलर चेंज करता है ये अपना। अब क्या होता है, जैसे कि हम लोग एसिड में लिटमस पेपर डाले, अगर मान लो ब्लू लिटमस डाले तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा रेड में। और अगर हम लोग रेड डाले तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा
रेड में ही मतलब रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा एसिड में। बेस की बात करें तो बेस में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालें तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, और अगर हम लोग बेस में रेड लिटमस पेपर डालें तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ब्लू लिटमस पेपर डाले हैं, ब्लू लिटमस पेपर किसी सोल्यूशन में डाले और वो ब्लू का ब्लू ही है, मतलब वो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन बेस है। हम लोग यहाँ पे देखो रेड लिटमस पेपर डाले, रेड लिटमस पेपर डालने के बाद ये रेड लिटमस पेपर क्या हो गया, थोड़ा ब्लू हो गया, जहाँ से डिप करे वो वाला पार्ट ब्लू हो गया। अगर वो ब्लू हो गया तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारा सोल्यूशन में हम लोग डाले वो क्या निकला, हमारा बेस है वो। समझ गए? तो ये बेसिक सी नॉलेज थी लिटमस पेपर के बारे में कि लिटमस पेपर क्या होता है, कैसे इंडिकेट करता है, एसिड में कैसे रिएक्ट करेगा, बेस में कैसे रिएक्ट करेगा, उसके बारे में। ये हो गया लिटमस पेपर। और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं हमारे पास, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर जैसे कि टर्मरिक हो गया, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं तो आगे हमारा क्या आता है, आगे आती है हमारी एक एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, एक 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 करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिविटी में आखिरकार हमें बोला क्या है, पूछा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को बोल रहा है कि कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम दी साइंस लेबोरेटरी। कौन कौन से सॉल्यूशन हमको बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी चीजें हम लोगों को एज अ सैंपल निकाल के लाने के लिए बोल रहा है। अब एक बात देखो, रेड लिटमस के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ब्लू लिटमस के बारे में हम लोगों ने देख लिया, फिनोफ्थलीन एक टाइप का इंडिकेटर होता है, फिनोफ्थलीन भी एक इंडिकेटर होता है, मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर होता है जिसका कलर होता है ऑरेंजिश येलो टाइप का कलर होता है। ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज मान के चलो, ऑरेंज येलो टाइप का कलर होता है उसका। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहे हैं यहाँ पे सिंपल सोल्यूशन बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी हम लोग सैंपल सोल्यूशन लिए हैं उन सबको यहाँ पे एक एक करके लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम लोग लिख लेंगे HCl। फिर हम लोगों ने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4। फिर हम लोगों ने लिया नाइट्रिक एसिड, तो HNO3। फिर लिया है एसिटिक एसिड CH3COOH। फिर हम लोगों ने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH ट्वाइस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आखिरी NH4OH। ये सारी चीजें हम लोगों ने ले ली। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एसिड होगा तो रेड लिटमस पेपर किस में चेंज होगा, एसिड होगा तो रेड लिटमस पेपर चेंज नहीं करेगा कलर। अगर एसिड होगा तो ब्लू लिटमस पेपर किस पे चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर हो जाएगा चेंज रेड में, और वाइस वर्सा। ठीक है, बेस के लिए वाइस वर्सा। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बोला है पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास वन बाय वन एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर। अब एक एक करके वॉच ग्लास में हम लोगों को हर एक का सोल्यूशन लेना है और एक एक करके हर एक इंडिकेटर हमको डाल के देखना है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो कैसे बता रहा है कि कोई चीज एसिड है कि बेस। तो जब हम लोग ये करेंगे, जब HCl हम लोग वॉच ग्लास में लेंगे और उसको रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे HCl में, तो वहां कोई चेंज नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि HCl क्या है, एक एसिड है। ब्लू लिटमस डिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। जब फिनोफ्थलीन डिप करेंगे तो अब देखो, फिनोफ्थलीन जो होता है, अगर एसिड होता है, फिनोफ्थलीन को हम लोग एसिड के सोल्यूशन में डालते हैं तो फिनोफ्थलीन अपना कलर छोड़ देता है, मतलब कलरलेस हो जाता है, तो ये हो जाएगा कलरलेस। और मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज हो जाता है पिंकिश रेड कलर का, मिथाइल ऑरेंज हो जाता है पिंकिश रेड कलर का। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा थिकनेस कम कर लेते हैं। अब हमारा H2SO4 ये भी एक एसिड है, तो ये रेड लिटमस में कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ब्लू लिटमस में रेड हो जाएगा, फिनोफ्थलीन में कलरलेस हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज में पिंकिश रेड। सेम यहाँ पे HNO3 के लिए भी होगा। अब आएगा CH3COOH। CH3COOH भी एक एसिड होता है, तो वो भी रेड लिटमस को रेड रहने देगा, ब्लू को रेड कर देगा, फिनोफ्थलीन को कलरलेस और मिथाइल ऑरेंज को पिंकिश रेड कर देगा। फिर हमारा आता है NaOH। अब NaOH एक बेस है, तो बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ये ब्लू हो गया, ब्लू को कुछ भी नहीं कर पाएगा।
फिनोफ्थलीन जब बेस में जाता है तो वो रेड कलर से पिंक कलर हो जाता है, रेड टू पिंक, रेड कलर का होता है और वो अपना कलर कन्वर्ट कर लेता है पिंक में। और मिथाइल ऑरेंज जो है वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, वो हो जाएगा रिमेन्स येलो, येलो टाइप का उसका कलर होता है तो वो येलो का येलो रहेगा। CaOH सेम सेम रिएक्ट करेगा, सेम रिएक्ट करेगा, सेम रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो भी एक बेस है। KOH भी सेम करेगा सब में, क्योंकि वो भी एक बेस है। MgOH ट्वाइस भी सेम करेगा क्योंकि वो भी एक बेस है। और NH4OH भी सेम करेगा क्योंकि वो भी एक बेस है। तो बेसिकली हम लोग कंक्लूजन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, यहाँ लिखते हैं कंक्लूजन। पहले लिखेंगे हम लोग एसिड के लिए, एसिड के लिए रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, रेड लिटमस क्या होता है, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता है। ब्लू वाला क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। फिनोफ्थलीन हो जाता है कलरलेस, और अपना मिथाइल ऑरेंज हो जाता है पिंकिश रेड, पिंकिश रेड। ठीक है, अब हम लोग करते हैं बेस के बारे में बात। बेस के बारे में करेंगे तो बेस में हम लोग देखेंगे रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो रेड हो जाता है ब्लू में, ब्लू रहता है सेम, फिनोफ्थलीन हो जाता है पिंक और मिथाइल ऑरेंज रहता है रिमेन्स येलो। ठीक है, ये हमारा हो गया इस एक्टिविटी का कंक्लूजन। एक्टिविटी 1 का कंक्लूजन ये था। अब आ जाते हैं हम लोग जल्दी से एक्टिविटी नंबर 2 पे। एक्टिविटी 2 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है ये देखते हैं। देखो बहुत बड़ी एक्टिविटी है, एकदम पेशेंस के साथ देखना सुनना कि क्या बोल रहा है इसमें। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी 2 में बोल रहा है टेक सम फाइनली चॉप्ड onion in a plastic bag along with some strips of clean cloth, tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strip can now be used to test for acids and bases. अब हम लोगों को बोल रहा है कि हम लोगों को अनियन को चॉप कर लेना, छोटे छोटे टुकड़े बना लेना है उसके, कुछ स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ लेना, मतलब छोटे छोटे चिंदी बोलते हैं जिसको शायद, उसको लेना है, क्लीन क्लॉथ की स्ट्रिप्स को लेना है। और हम लोगों को ऑनियंस के साथ क्लीन क्लॉथ की स्ट्रिप को उसमें डाल के एक बैग में टाइटली पैक करके फ्रिज में एक रात के लिए रख देना है। अगले दिन सुबह जब तुम लोग देखोगे तो वो जो स्ट्रिप होगी, क्लॉथ की स्ट्रिप होगी, वो एकदम रेडी है एसिड और बेसिस के टेस्ट के लिए। अब कैसे कैसे करेंगे टेस्ट, तो हम लोग को पता चलेगा। फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। सेकंड स्टेप में बोल रहे टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर। 2 क्लॉथ स्ट्रिप को निकालो और उनकी ऑर्डर को सूंघो, मतलब उनको स्मेल करके देखो कि उनकी स्मेल कैसी आ रही है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया कि उसकी स्मेल कैसे आ रही है। अब बोला है कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन द अदर। मतलब ये मैं मान लेती हूँ एक स्ट्रिप है, ये मान लेती हूँ B स्ट्रिप है, ये A स्ट्रिप है। इसमें डालना है हम लोग को HCl का सॉल्यूशन और एक में डालना है हम लोग को NaOH का सॉल्यूशन। अब हम लोग ऊपर ही देखें कि HCl जो होता है वो हमारा एसिड होता है और NaOH जो होता है वो हमारा बेस होता है। ठीक है, एसिड और बेस हो गया। अब इसको हम लोगों को कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड और कुछ ड्रॉप ऑफ बेस दो अलग अलग स्ट्रिप में हम लोग को डालना है। उसके बाद बोल रहा है रेज बोथ स्ट्रिप विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। अब इसको डालने के बाद दोनों स्ट्रिप को थोड़ा थोड़ा सा पानी से, सिर्फ पानी से धो लेना है थोड़ा सा, और उसके बाद फिर से उनको स्मेल करके देखना है और फिर उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है कि पहले जो स्मेल आ रही थी और अब जो स्मेल आ रही है उनमें क्या चेंजेस है। फिर हम लोगों को बोल रहे हैं टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। फिर डाइल्यूट वेनिला एसेंस को और फिर क्लोव ऑयल को दोनों को लेना है, दोनों को ऑर्डर चेक करना है, मतलब उन दोनों को स्मेल करके देखना है। फिर बोल रहा है
take some dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. अब हमको बोल रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब ले लेना है। मान लो ये मैंने ले ली, गंदी सी बन गई है, अभी हम इसको अच्छा बना देते हैं। मान लो ये हम लोगों ने ले ली एक टेस्ट ट्यूब और ये हम लोगों ने ले ली दूसरी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब एक में हम लोगों को बोल रहा है HCl डालने, HCl डाल लेंगे, और एक में हम लोगों को बोल रहा है NaOH डालने, NaOH डाल दिए। अब बोल रहा है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। अब थोड़ा सा वेनिला एसेंस हम दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और उनको अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि वो मिक्स हो जाए। अब बोल रहा है चेक द ओडर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन ओडर इफ एनी। हम लोगों ने पहले वेनिला एसेंस को स्मेल करके देखा था, अब उसको स्मेल करने के बाद जब उसको हम लोग एक एसिड और एक बेस के टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं, उसके बाद उसको वापस से स्मेल करके देखना है और हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस आए। उसके बाद बोल रहे सिमिलरली टेस्ट द चेंजेस इन ऑर्डर ऑफ क्लोव विथ डाइल्यूट HCl एंड NaOH सोल्यूशन एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। मतलब सेम काम करने बोल रहा है हम लोगों को NaOH सोल्यूशन के साथ। चलो ये हो गया। अब जल्दी से हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर हम लोगों को आखिरकार बोला क्या है, किस बारे में हम लोगों को बात करने के लिए कहा है। अब ऑब्जर्वेशन से पहले आप लोगों को एक नॉलेज दे देती हूँ, नोट लिख लो, इसको नोट एज अ नोट कर लो, ठीक है। देयर आर सम इंडिकेटर्स, ये पूरी प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइन है, उसको एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से ही लिखो, बोर्ड में बहुत काम आएगा। There are some indicator whose odor changes in acidic or basic media. In acidic or basic media, ठीक है। These are called olfactory indicators. These are called olfactory indicators. तो यहाँ पे मेन क्या था अपना, ये जानना कि olfactory indicators होते हैं। कुछ तो होता है जो olfactory indicator टाइप का होता है। क्या होता है, जब कोई किसी भी इंडिकेटर को हम किसी एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में या मीडिया में हम लोग डालते हैं, और अगर उस इंडिकेटर का स्मेल ओडर मतलब क्या होता है, ओडर मतलब होता है स्मेल, यहाँ पे देख लो, ओडर मतलब होता है स्मेल, लिख लो। स्मेल अगर चेंज होती है तो फिर हम उस इंडिकेटर को कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। ये एक हाथ नंबर का या फिर MCQ या बोल सकते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन वगैरह में आ जाता है। तो ये आप लोगों को बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसको बोलते हैं। वो इंडिकेटर होता है जो इंडिकेटर ऐसे कि एसिडिक या बेसिक मीडिया में जाने से अपनी स्मेल चेंज कर देता है, उन इंडिकेटर्स को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। अब ऊपर जो हम लोगों को बोला था उसमें हमारे जो ऑनियन स्ट्रिप है, वेनिला एसेंस है, क्लोव ऑयल है, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि हम लोगों को उसमें स्मेल ऑब्जर्व करने को बोला था ना, तो ऑब्वियसली स्ट्रिप जो है, वेनिला एसेंस जो है, क्लोव ऑयल जो है, वो सारे जो है हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। कैसे, क्योंकि वो स्मेल अपनी जो ओडर है वो चेंज कर देते हैं एसिडिक और बेसिक मीडिया में जाने में। अब देखो हम लोगों को दो बोला था, एक हम लोगों को बोला था HCl में चेक करने को बोला था, और एक हम लोगों को बोला था NaOH में चेक करने। अब इन दोनों में हम लोग देखते, चलो आओ, एक सेकेंड। HCl में इसको और थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं, दिक्कत होगी नहीं वरना। यहाँ पे करेंगे HCl के लिए और यहाँ पे करेंगे NaOH के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ऑनियन सोक्ड स्ट्रिप, ऑनियन सोक्ड क्लॉथ स्ट्रिप। ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। फिर हम लोग ले लेंगे वेनिला एसेंस,
वेनिला एसेंस और उसके बाद हम लोग ले लेंगे क्लोव ऑयल। अब देखो, जो अनियन सोक्ड स्ट्रिप है उसमें हम लोगों को क्या बोला था ऊपर, हम लोगों को ये बोला था, ये देखो, हम लोगों को यहाँ पे ये बोला था कि एक स्ट्रिप में एसिड डालो, एक स्ट्रिप में बेस डालो और उसके बाद उसकी ओडर स्मेल करो। तो जब हम लोग ओनियन स्ट्रिप में जिस स्ट्रिप में एसिड डालते हैं उस स्ट्रिप का जब हम लोग ऑर्डर वापस से चेक करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि वहां पे कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है। तो नो चेंजेस इन ओनियन स्ट्रिप, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जब हम लोग NaOH में डालते हैं, NaOH डालते हैं उस स्ट्रिप में, तो हम लोग देखते हैं कि जो इसकी स्मेल है वो डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि हम लोग ओनियन सोक्ड क्लोथ स्ट्रिप को यूज कर सकते हैं एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जब हम लोग अगर उसको एसिड में डालते हैं या फिर एसिड को ओनियन स्ट्रिप सोक्ड स्ट्रिप में डालेंगे, क्लोथ स्ट्रिप में डालेंगे, तो हमको पता चलेगा कि वहां पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं उसकी ऑर्डर में। लेकिन वहीं अगर हम लोग बेस को डालते हैं तो वहां पे स्मेल डिसअपियर हो जाती है। तो मतलब किसी सोल्यूशन को ओनियन सोक्ड क्लोथ स्ट्रिप में डालने से उसकी स्मेल जो होती है वो डिसअपियर हो जा रही है। तो हम ये समझ जाएंगे कि जो सोल्यूशन हम लोगों ने डाला है वो सोल्यूशन बेसिक नेचर का है। उसके बाद वेनिला एसेंस की बात करें अगर हम लोग, तो वेनिला एसेंस अगर हम लोग HCl डालते हैं वेनिला एसेंस में, टेस्ट ट्यूब में हम लोगों को बोला था, यहाँ पे ये देखो वनीला डाले थे इसमें, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों को बोला था HCl डालने, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों को बोला था NaOH डालने। तो हम लोग जब इस टेस्ट ट्यूब में वेनिला एसेंस के साथ साथ हम लोग HCl डालते हैं तो HCl में क्या होता है, वेनिला एसेंस की जो स्मेल है, जो इसकी स्मेल है वो डिसअपियर हो जाती है, स्मेल डिसअपियर। और वहीं अगर हम लोग उसको NaOH में डालते हैं तो NaOH में एज सच कोई चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होते, जो उसकी वेनिला एसेंस की स्मेल थी वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो इसका मतलब क्या, वेनिला एसेंस एक ऑल फैक्टर इंडिकेटर है जो कि अगर उसमें कोई सोल्यूशन डाले, अगर उस सोल्यूशन डालने के बाद उस वेनिला एसेंस की स्मेल डिसअपियर हो जाती है तो हम समझ जाएंगे कि वो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है। और अगर कोई भी ड्रास्टिकली चेंज हम लोग को स्मेल में नहीं पता चलता है तो हम ये समझ जाएंगे कि वनीला एसेंस में जो भी हम लोगों ने सोल्यूशन डाला है वो सोल्यूशन बेसिक नेचर का है। अब क्लोव ऑयल की बात करें तो क्लोव ऑयल में भी कुछ ऐसा ही है कि एसिड डालने पर उसमें कोई चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होते हैं, नो चेंजेस ऑब्जर्व। और अगर हम लोग उसमें बेस डालेंगे या बेस में हम लोग क्लोव ऑयल डालेंगे तो फिर जो उसकी स्मेल होगी वो डिसअपियर हो जाएगी, स्मेल डिसअपियर। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि क्लोव ऑयल इज ऑल्सो एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कैसे कि जब हम लोग क्लोव ऑयल में किसी सोल्यूशन को डालेंगे या किसी सोल्यूशन में क्लोव ऑयल को डालेंगे और अगर डालने के बाद क्लोव ऑयल की जो स्मेल है वो चेंज नहीं हुई तो हम समझ जाएंगे कि सोल्यूशन हम लोगों ने यूज किया है वो सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है। और अगर स्मेल डिसअपियर हो जाती है तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो सोल्यूशन हम लोगों ने यूज करा है वो सोल्यूशन जो है वो बेसिक नेचर का है। इस चीज को आप लोग दिमाग में रखना कि किसमें क्या होता है। आप लोगों को अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस एक्टिविटी के थ्रू अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जरूरी नहीं है एंड एक्टिविटी लिखना जरूरी नहीं है, बस बता सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं कि वेनिला एसेंस में ऐसा होता है, क्लोव ऑयल में ऐसा होता है, अनियन क्लोथ स्ट्रिप में ऐसा होता है। और ये एक्टिविटीज जो है मैं आप लोगों को इसीलिए पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को जो मेन थ्योरी है वो थ्योरी समझने में आसानी हो, क्योंकि एक्टिविटीज करेंगे तो थ्योरी समझने में बहुत ईजी होगा। चलो जल्दी से आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पे। अब एक्टिविटी 3 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है, एक्टिविटी 3 में सबसे पहला स्टेप हम लोगों को ये बोल रहा है कि टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स टू इट। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 और जिंक ग्रैनुअल्स का फॉर्मूला होता है Zn। जिंक ग्रैनुअल्स मतलब जिंक के पीसेस है तो फॉर्मूला तो Zn ही होगा। तो हम लोगों को बोल रहा है एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ये देखो ये रही हमारी टेस्ट ट्यूब में लेना है हम लोगों को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हम लोगों ने ले लिया है, जिंक ग्रैनुअल्स डालना है, जिंक ग्रैनुअल्स डाल दिए हैं। नेक्स्ट हम लोगों को बोल रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक ग्रैनुअल्स के सरफेस पे हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया आगे देखेंगे। फिर हम लोगों को बोल रहा है, अब देखो हम लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, उसमें जब जिंक ग्रैनुअल्स हम लोगों ने डाला तो ये देखो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकल रहे हैं, हम लोगों को दिख रहा है। अब ये बबल्स को हम लोगों को क्या करने बोल रहे हैं, एक सोप सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, वाटर में थोड़ा सा सोप मिक्स कर देने से वो सोप सॉल्यूशन बन जाता है। उसको बोल रहे हैं हम लोगों को कि ये जो बबल्स आए ना उसको एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू सोप सॉल्यूशन से पास कराओ। पास कराने के बाद वो हम लोग को बोल रहा है कि
वहाँ पे एक बर्निंग कैंडल लेकर के आओ और ऑब्जर्व करो कि वहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों को बोल रहा है सोप सोल्यूशन से पास कराओ, उसके बाद बोल रहा है बर्निंग कैंडल को लेकर के आओ और देखो कि वहाँ पे क्या होता है। तो ये हमारा एपरेटस समझ में आया। यहाँ पे ये स्टैंड है, स्टैंड में टेस्ट ट्यूब लगी हुई है, टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोगों ने थोड़ा से जिंक ग्रेनुल्स के पीसेस डाले हैं। उसके बाद उसको एक कॉर्क से, इसको बोलते हैं कॉर्क, इससे हम लोग उसको बंद कर दिए हैं। कॉर्क के होल में हम लोगों ने डिलीवरी ट्यूब डाला हुआ है। डिलीवरी ट्यूब को हम लोगों ने सोप सॉल्यूशन में रखा है और सोप सॉल्यूशन से हम लोगों को गैस को पास कराना है। गैस को पास कराते हुए यहाँ पे कैंडल को बर्न करके यहाँ पे पास में लेकर के आना है और फिर नोटिस करना है कि हमारा क्या ऑब्जर्व हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन पे क्या बोल रहा है? मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड, एसिड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। अब ये देखो, मेटल क्या था यहाँ पे? मेटल था हमारा जिंक। हमारा एसिड क्या था? एसिड था हमारा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड था हमारा H2SO4। और हम लोगों का क्या बना? यहाँ पे बोल रहा है ये जो गैस इवॉल्व हुई है ना, वो कौन सी गैस है? वो हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया मेटल हमारा जो है एसिड से, तो ये बन जाएगा ZnSO4। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेस कर देता है एसिड में से हाइड्रोजन को, ये हो गया हमारा ZnSO4 और हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो एज अ गैस बन के इवॉल्व हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो, ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस को हम लोग टेस्ट ट्यूब के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम लोग जब भेजेंगे सोप सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? सोप सॉल्यूशन में बबल्स आएंगे। बबल्स क्यों आएंगे? क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस जो है वो पानी में जा रही है। पानी में जाने के कारण क्या हो रहा है? उसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब बबल्स फॉर्म होने के बाद जब वो गैस उड़ेगी यहाँ से, यहाँ पे बबल फॉर्म हो गया, बबल जब हटेगा, फट जाएगा, ऊपर जाएगी हमारी गैस, और हम लोग यहाँ पे कैंडल जो बर्न करके रखे हैं, वो कैंडल के पास जब हमारी गैस जाएगी तो वो गैस क्या होगी? एक पॉपअप साउंड के साथ, ये देखो यहाँ पे लिखा है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉपअप साउंड। पॉप करके एक साउंड आएगा, उस साउंड के साथ जो है हमारे यहाँ पे गैस जो है वो बर्न हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या बोल रहा है कि जो मेटल है अबव रिएक्शन, मेटल जो है मतलब जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम एसिड। एसिड कौन सा था? H2SO4 एसिड था। इसमें से हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस कर दिया और क्या बन गया है? ZnSO4 बन गया है। फ्रॉम एसिड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। ये मेटल है, ये एसिड है, यहाँ पे ये कंपाउंड बना, इसको बोलेंगे सॉल्ट। ये है एसिड और ये है मेटल। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में हम लोगों ने देखा कि जब एसिड प्लस मेटल मिलते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का। थस द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड कैन बी समराइज्ड एज एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को अच्छे से ध्यान में रख लेना ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि सॉल्ट बनता कैसे। सॉल्ट कैसे बनता है? जब भी हम लोग किसी मेटल को किसी एसिड में डालते हैं तब जो कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन गैस को हटाने के बाद, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट, और वहां पे क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। आई होप आप लोगों ने ये थर्ड एक्टिविटी अच्छे से समझ ली होगी कि बबल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं यहाँ सोप सोल्यूशन में। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उड़ के गई इसलिए बबल फॉर्म हो रहे हैं। फिर यहाँ पे पॉपअप साउंड क्यों आ रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बर्न हो रही है। फिर यहाँ पे जो बना कंपाउंड बना, उसको कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। कैसे बना? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने से बना। कौन डिस्प्लेस किया? मेटल डिस्प्लेस किया। कहाँ से डिस्प्लेस किया? एसिड से डिस्प्लेस किया। कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों को एक्टिविटीज के ऊपर, और बहुत इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना क्या है। अब देखो, मैं एनसीईआरटी से उठा के ली हूँ। एनसीईआरटी में थ्योरी से ज़्यादा एक्टिविटी दी हुई है। अब आप लोगों को अगर पूछ लिया कि सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है तो आप लोग क्या बताओगे? सिर्फ इतना तो नहीं बताओगे ना कि एसिड को मेटल के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तब सॉल्ट फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एक हाथ एग्जांपल दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग H2SO4 में Zn को हम लोग डालेंगे तो Zn जो है हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेगा, H2SO4 से ZnSO4 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाएगी। ये चेक करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस निकली है हम लोग उसको सोप सोल्यूशन से पास करा सकते हैं। कैंडल को रख सकते हैं, वहाँ पे पॉपअप साउंड आएगा, सोप सोल्यूशन में बबल्स फॉर्म होंगे। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप लोग आंसर को फॉर्म कर सकते हैं, बट एक कंडीशन पे कि आप लोगों को हर एक एक्टिविटी, हर एक लाइन ऑफ एनसीईआरटी यू नो वेरी वेल।
आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं आती तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाओगे, और जो लिखोगे वो इतना अच्छा नहीं लिख पाओगे कि आप लोगों को जो एग्जामिनर है, जो आपका जो चेक कर रहा है, चेकर है, वो आप लोगों को नंबर दे पाए। आप लोगों को जितना हो सके उतनी एनसीईआरटी की लाइन लिखनी है, ठीक है। दिस मेक्स योर आंसर शीट लुक गुड, ठीक है, अच्छी दिखती है तुम्हारी आंसर शीट अगर ऐसे लिखते हो तो। अब आ जाते हैं हम लोग एक्टिविटी नंबर 4 पे। एक्टिविटी 4 पे क्या बोल रहा है, प्लेस फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेन्युल्ड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में हम लोग को कुछ वही जिंक मेटल के पीसेस डालना है। जिंक मेटल का पीस डाल लिए हम लोग, ये देखो यहाँ पे पीछे है। जिंक मेटल का पीस डालने के बाद हम लोगों को बोल रहा है कि ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। हम लोगों को उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, NaOH, ठीक है। सो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोगों को डालना है और पूरे कंटेंट को, मतलब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने डाला है उसको थोड़ा सा हीट करना है, गर्म करना है। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। बोल रहा है रिपीट करने को बोल रहा है। थर्ड एक्टिविटी में जो जो स्टेप्स थे वो सारे स्टेप्स को रिपीट करने को बोल रहा है। मतलब यहाँ पे अभी हम लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था और अब हम लोग लेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। तो ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जिंक से रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे वही हो रहा है, हाइड्रोजन जो गैस है वो इवॉल्व हो जा रही है और सोडियम जिंकेट यहाँ पे बन रहा है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये होता है Na2ZnO2, ये होता है सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला। तो मतलब क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही है कि हाइड्रोजन गैस जो हो रहा है वो रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। ये रिएक्शन आप लोग अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करें, यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है और इवॉल्व होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे इवॉल्व होने के बाद यहाँ पे जो है सोडियम जिंकेट बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम जिंकेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी फिफ्थ वाली हमारी एक्टिविटी क्या बोल रही है, तो टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम एज A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और एक को A नाम दे देना है, दूसरे को B नाम दे देना है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब A एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब B। ये टेस्ट ट्यूब ए है, देखो ये लेबल हो गई है। यहाँ पे हम लोगों को क्या डालना है, सोडियम कार्बोनेट डालना है। ये रहा हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये टेस्ट ट्यूब ए है, सोडियम कार्बोनेट डालिए। और उसके बाद बोल रहा है एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग डालिए, देखो डालिए। उसके बाद हम लोगों को क्या बोल रहा है कि पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। अब हम लोगों को यहाँ पे 2 बार एक्सपेरिमेंट करना है। पहले करना है टेस्ट ट्यूब ए से, टेस्ट ट्यूब ये देखो यहाँ पे दिया, टेस्ट ट्यूब ए से करना है और दूसरी बार करना है टेस्ट ट्यूब बी से। टेस्ट ट्यूब ए में हम लोगों को डाल देना है सोडियम कार्बोनेट और टेस्ट ट्यूब बी में हम लोगों को डाल देना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये अच्छे से दिखे इसलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है कि इसको डालने के बाद इसमें थोड़ा सा डालना है हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों टेस्ट ट्यूब में, और एक एक करके हम लोगों को उसकी जो गैस है उसको लाइम वाटर से, लाइम वाटर क्या होता है, ये है लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर से हम लोगों को पास करना है और देखना है कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, ये देखना है हम लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रहा हमारा स्टैंड है, इस स्टैंड में हमारा टेस्ट ट्यूब है अटैच, ये है कॉर्क है, ये है फनल है, ये फनल है। उसके बाद यहाँ पे है डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब देखे थे हम लोग पहली की एक्टिविटी में भी डिलीवरी ट्यूब देखे थे। ये रहा डिलीवरी ट्यूब, ये रही हमारी टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, लाइम वाटर। चैप्टर 1 में हम लोग देखे थे कि इसको लाइम वाटर किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को बोलते हैं। और अब हम लोग देखेंगे
कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों हम लोगों को ऐसा करने बोला, वहां पे क्या चेंजेस आ रहे होंगे कि हम लोगों को कुछ ऑब्जर्व होगा। देखते हैं चलो। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब ए में जब हम लोग Na2CO3 के साथ HCl को मिलाएंगे तब हमारा बनेगा 2NaCl, H2O और CO2। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस इवॉल्व होगी, वाटर बनेगा और NaCl हम सबको पता है कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। कॉमन सॉल्ट जो हम लोग डे टू डे लाइफ में नमक यूज करते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है। अब देखो इसमें हम लोगों को क्या समझना है, बेसिकली हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग जब इसमें HCl ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, सोडियम कार्बोनेट में जब हम लोग HCl ऐड करेंगे तो जो हमारा रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन होगा। विगरस मतलब क्या, बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड में रिएक्शन होगा, बहुत हीट इवॉल्व होगी, ऐसी रिएक्शन होगी। उसके बाद जब हम लोग इसको लाइम वाटर में डालेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब ए को लाइम वाटर में जब डालेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, जो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की मतलब उसमें दूध ऐड हो गया, उसमें मिल्क ऐड हो गया। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं। टर्न्स मिल्की का मतलब ये है कि दूध कैसा थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा दिखता है हम लोगों को, एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ना ही एकदम ओपेक होता है। हम लोगों को बीच का दिखता है कि वो व्हाइट कलर का टाइप दिखता है। बस वैसा ही जब हम लोग Na2CO3 में HCl ऐड करेंगे, विग्रस वहां पे रिएक्शन होगी। और जब हम लोग गैस को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस को हम लोग टेस्ट ट्यूब से पास कराएंगे, टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, मतलब लाइम वाटर है, उसे जब हम लोग पास कराएंगे तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा, मतलब थोड़ा व्हाइटिश टाइप का कलर का हो जाएगा। सेम जब हम लोग NaHCO3 के साथ करेंगे, उसमें HCl को ऐड करेंगे तो जितना विगरसली Na2CO3 के साथ वो रिएक्ट कर रहा था ना, उससे कम विगरसली रिएक्ट करेगा। विगरसली करेगा तो सही, बट कम विगरसली करेगा। और टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लिख देते हैं, टेस्ट ट्यूब बी में जो लाइम वाटर का इफेक्ट होगा, लाइम वाटर से जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे, देखो यहाँ पे भी NaCl बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो लाइम वाटर से जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। यहाँ पे भी लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो इस चीज से हम लोगों को क्या समझ में आया, इस चीज से हम लोग कंक्लूजन ये निकालेंगे, कंक्लूजन लिख लेते हैं यहाँ पे। इस चीज से हम लोग ये कंक्लूजन निकालेंगे, एक लाइन लिख लो, ऑल एसिड react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate and metal hydrogen carbonate to form water and corresponding salt and CO2 gas. To form water, corresponding salt and CO2 गैस। क्या मतलब हुआ इस इतनी बड़ी लाइन का, इतने बड़े कंक्लूजन का क्या मतलब हुआ? देखो, ये मेटल है, ये कार्बोनेट है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। Na जो है हमारा मेटल है, Na जो है वो मेटल है। अब मेटल को चाहे हम लोग मेटल कार्बोनेट को ले ले, चाहे हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ले ले, अगर हम लोग उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिड मतलब यहाँ पे हो गया HCl, एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा करस्पॉन्डिंग सॉल्ट का मतलब उन मेटल और एसिड से जो सॉल्ट बन सकता होगा वो सॉल्ट, यहाँ पे NaCl बना तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। ये कंफर्म है कि जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो वो फॉर्म करेगा वाटर, करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो सॉल्ट, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज हम लोग इतना ही समझेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज है हम लोग आज उसको पढ़े। तो आज के लिए इतना ही, एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। देखो, लिटमस पेपर के बारे में देखे थे, चलो लिख लेते हैं किसके किसके बारे में, कौन से इंडिकेटर के बारे में हम लोगों ने देखा है, इसको लिख लेते हैं।
घूम गए हम लोग देखे थे लिटमस पेपर के बारे में, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा फिनोफ्थलीन के बारे में, फिर हम लोगों ने देखा मिथाइल ऑरेंज के बारे में, फिर हम लोगों ने और किसके बारे में देखा, ये हो गया उसके बारे। फिर हम लोगों ने देखा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। फिर हम लोगों ने देखा कि सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, हम लोगों ने यहाँ देखा फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। फिर हम लोगों ने देखा कि हाउ डू metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with acid, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज देखा। ये पूरी लेक्चर को आप लोग अच्छे से देखिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो फिर रिवाइंड करके देख लेना। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बड़ा सा थैंक यू, बहुत सारा प्यार, और आप सबको ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करना। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी डालूंगी, चैप्टर 1 का वीडियो सोल्यूशन भी डाल दूंगी, एक्सरसाइज के सारे सोल्यूशन डाल दूंगी। कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना अगर पसंद आए वीडियो तो, और ना पसंद आए तब भी बताना कि मैं और क्या कर सकती हूँ कि आप लोगों को वीडियो